हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया SBTS 8th टेस्ट और आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है हमारे मेंटोर डॉक्टर SP सिंह सर का। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट, given below are two statement plasma with the clotting factor is called serum with the clotting factor। और दूसरा स्टेटमेंट दिया, प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एटसेट्रा। तो ये प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है, मैट्रिक्स प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसका बनाते हैं 45%, प्लाज्मा बनाता है 55%। प्लाज्मा में 90 to 92% है वाटर, 6 to 8% है यहाँ पर प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा विद द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये गलत दिया। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। और प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स लार्ज अमाउंट, यहाँ पर लार्ज अमाउंट नहीं, ये स्मॉल अमाउंट्स में। तो ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होना चाहिए था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो WBC में अगर देखा जाए व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें दो तरीके के हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। और ए ग्रैनुलो, ए मींस एब्सेंट, तो ए ग्रैनुलोसाइट्स। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उनको बोला जाता है ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें एब्सेंट है वो ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाई जिससे ये स्टेन्ड होते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं ये मोनोसाइट्स हैं, और दूसरे जो होते हैं लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स जो है मेनली बी एंड टी, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। नेचुरल किलर सेल्स भी टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। टी वाला जो होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया था लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रैनुलोसाइट्स, तो ये सही है। ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स। इसमें से जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं ये सेल ईटिंग में के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉरेन और एंटीजेंस वगैरह जो भी आएंगे, माइक्रोब्स जो आएंगे, उनको ये ईट का इंगल्फ करती हैं, ख़त्म करती हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, RH incompatibility mismatching has been observed between। तो RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। ये जब RH नेगेटिव मदर हो और फादर RH पॉजिटिव हो तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। और ये RH पॉजिटिव ब्लड फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ये RH पॉजिटिव ब्लड RH निगेटिव से वैसे तो दूर रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मदर के ब्लड में यहाँ पर एंटीबॉडीज बन जाएंगे इसके अगेंस्ट। इसी को बोला जाएगा सेंसिटाइजेशन, एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो जाएंगे। अब ये जो एंटीबॉडीज है, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, फर्दर प्रेगनेंसीज जितनी भी होंगी, उसमें अगर RH पॉजिटिव फीटस बनेगा तो ये RH पॉजिटिव जो यहाँ पर एंटीबॉडीज थे ये इसकी फीटल सेल्स को डैमेज करेंगे। तो इसी को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, RH इनकम्पैटिबिलिटी, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, क्योंकि इसमें RBC फिर डैमेज होती है। RBC डैमेज होगा तो एनीमिया होगा, जॉइंटिस होगा और इसमें जान जाने का भी खतरा है।
तो RH negative blood of a pregnant mother with the RH positive blood of the fetus. 103rd is first. Now we move to question number 104. Average lifespan of RBC, रेड ब्लड सेल्स, इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है ये 120 डेज. डैमेज कहाँ पर, जो डैमेज्ड आरबीसी हैं या वॉर्न आउट आरबीसी जो हैं जिनके लाइफ स्पैन पूरा होने वाला है, तो ये सब जाकर के स्प्लीन में खत्म होंगी और ये कहलाता है इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है ये. Now we move to another question. Question number 105. Select the options that correctly identifies the parts labeled from A to F in the given figure of nephron. तो यहाँ पर A क्या है, ये afferent arteriole. A यहाँ पर afferent arteriole. इसके बाद B यहाँ पर PCT proximal convoluted tubule. D यहाँ पर DCT distal convoluted tubule. E यहाँ पर collecting duct. F यहाँ पर वासा रेक्टा और C लूप ऑफ हेनले. ए हो गया आफ्रेंट आर्टीरियोल, ये ब्लड को लेकर के आएगा ग्लोमेरुलस की तरफ, और ये इफ्रेंट आर्टीरियोल, इसी की जो ब्रांचेस हैं ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं. ये जो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स को घेरे हुए पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की जो वेसल हेनलेज लूप के पैरेलल होगी, इसको बोला जाएगा वासा रेक्टा. तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी 105 की. फर्स्ट ए आफ्रेंट आर्टीरियोल, बी इज पीसीटी, सी इज हेनलेज लूप, डी इज डीसीटी, ई कलेक्टिंग डक्ट एंड एफ इज वासा रेक्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106. यहाँ पर देखा जाए तो गिवन फिगर इज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए टू डी. ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, ये यूरेटर, ये इसका हो गया हाइलम, ये रीनल पेल्विस, और ये कैलाइसिस, ये मेजर कैलिक्स, और ये जो है ये माइनर कैलिक्स. तो यहाँ पर ए टू डी, ए यहाँ पर हो गया रीनल आर्टरी, बी कॉर्टेक्स, ये कॉर्टिकल पार्ट है पेरिफेरल पार्ट, और सी यहाँ पर क्या है, ये कॉर्टेक्स का अंदर जो धसा हुआ पार्ट है मेडुला में, तो इसको बुलाएगा रीनल कॉलम्स ऑफ वर्टिनी. तो रीनल आर्टरी, बी कॉर्टेक्स, सी रीनल कॉलम एंड डी इज रीनल वेन. तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 107. प्लाज्मा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स. तो प्लाज्मा में 6 to 8% प्रोटीन्स थी, और इसमें फाइब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ग्लोबुलिन्स जो होंगे ये गामा ग्लोबुलिन्स, ये एंटीबॉडीज, ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और एल्बुमिन जो होगा ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टीज जो ब्लड की होती हैं वो इसी की वजह से ऑस्मोटिक बैलेंस. तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 108. सीरम इज, तो सीरम क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम. तो प्लाज्मा विद क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो आंसर होगा यहाँ पर 108 इज सेकंड. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 109. मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं ये रेड कलर के होंगे. ई न्यूक्लिएशन हो जाता है, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है. इनफैक्ट और भी सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस किसके लिए, अवॉइड
अवेलेबल कराने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और ये कैसा होता है, राउंड होगा और ये बाई कॉनकेव होगा। ये सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन के लिए। और हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, तो आंसर हुआ यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका कलर कैसा होगा, रेड। तो सर्कुलर, राउंड, बाइकॉन, सर्कुलर है ये, डिश शेप है, बाइकॉनकेव है, ई न्यूक्लिएटेड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड। प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है और इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और यहाँ पर इसमें थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं, एक्चुअली सेल के टुकड़े हैं ये, सेल फ्रेगमेंट्स। और ये किन सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, तो मेगा कैरियोसाइट्स। आंसर होगा यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स। और इनका अगर नंबर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होगा ये किस फीवर में, तो डेंगू फीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स। तो अभी डिस्कस किया ये किसके, मेगा कैरियोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स तो प्लेटलेट्स को बोलते ही हैं और ये मेगा कैरियोसाइट्स के सेल फ्रेगमेंट्स हैं। नेक्स्ट, आर एच पॉजिटिव पर्सन्स आर नियरली। तो आर एच पॉजिटिव जिनके आरबीसी पर आर एच एंटीजन होगा, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, उनको बोला जाता है आर एच पॉजिटिव। और इनके प्लाज्मा में ये एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। तो ये लगभग लगभग होते हैं 80%। 112 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, थ्रोम्बिन आर फॉर्म्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में ड्यूरिंग क्लॉटिंग बाय थ्रोम्बोकाइनेज। और यहाँ पे जरूरत पड़ती है कैल्शियम की। और ये थ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को, मैश लाइक नेटवर्क फाइब्रिन में। तो ये एंजाइम की तरह यहाँ पे काम करेगा। और ये रिएक्शन कहलाती है कैस्केड, क्योंकि सीरीज ऑफ रिएक्शन है जहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन के लिए काम कर रहा है। इसी तरह से जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो आगे वाले सीरीज ऑफ रिएक्शन में यूज होगा, तो इसको बोलते हैं कैस्केड। तो यहाँ पर थ्रोम्बिन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम हुआ थ्रोम्बोकाइनेज। 113 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, given below are two statements. Sodium ions play a very important role in clotting. Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. So sodium ions play a very important role in clotting. ये sodium ions, both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. ये भी सही है। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी सही है। बी लिम्फोसाइट्स जो होंगे ये किसके लिए, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। टी लिम्फोसाइट्स ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है, बट यहाँ पर सोडियम नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कैल्शियम आयंस। तो ये गलत है, ये सही है। तो 114 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Now we move to another question, question number 115. Given below are two statements, heart the mesodermally derived organ, reptile have a three chambered heart. तो हार्ट की ओरिजिन मीजोडर्मल है, सही है। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू भी होता है लेकिन कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है और न्यूरल टिश्यू भी है।
हार्ट में चारों तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है। रेप्टाइल हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट, मोस्टली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड है, लेकिन क्रोकोडिलिया जो ग्रुप है पूरा क्रोकोडाइल का, इसमें 4 चैम्बर्ड है। तो ये रेप्टाइल हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट, सिर्फ रेप्टाइल्स के लिए इन जनरल दिया हुआ है, ओनली वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड है, ये भी सही है। तो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, परकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन। तो परकिंजे फाइबर्स, ये जो नोडल टिश्यू है, यहाँ पर ये राइट एट्रियम, और यहाँ पर ये ऐसे नोड, ये यहाँ पर एवी नोड, एवी नोड के ऊपर ये आएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ये इसकी वॉल हो गई वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर ये ऐसे नोड, और इसके बाद फिर ये एवी नोड, और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ये फिर डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और इसके बाद फिर ये बनाते हैं फाइन ब्रांचेस जिसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकल्स में। तो ये परकिंजे फाइबर्स जो होंगे ये दोनों तरफ होते हैं। तो परकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन ओनली राइट एट्रियम, ओनली लेफ्ट एट्रियम, ओनली राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स। तो ये आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। और परकिंजे सेल्स अगर पूछा जाए तो परकिंजे सेल्स प्रेजेंट होती हैं सेरिबेलम में। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट्स हैं, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। यहाँ पर ये फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में यहाँ पर तो आरबीसी ये मोस्ट अबंडेंट सेल है, 5 to 5.5 मिलियन। इसके बाद फिर यहाँ पर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड कॉन्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, ये भी 55% है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है, और 6 to 8% यहाँ पर प्रोटीन्स है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 117 का आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। Given below are two statement, assertion and reason. Erythrocytes, leukocytes and platelets are collectively called formed elements and they constitute nearly 45% of the blood. तो यहाँ पर ब्लड में प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं 45%, ये सही है। ल्यूकोसाइट्स और WBC आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, ये गलत है। ऑल द सेल्स में कौन सा आएगा? RBC, ये 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। ल्यूकोसाइट्स में अगर पूछा जाए कि ल्यूकोसाइट्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी है, तो ल्यूकोसाइट्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है न्यूट्रोफिल्स, ये 60 to 65%। इसके बाद होते हैं फिर लिम्फोसाइट्स 20 से 25%। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, असर्शन सही है, बट रीजन इज फॉल्स। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। विच इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टीरियल एंड वेनस वॉल। तो आर्टीरियल और वेनस वॉल का कंपोनेंट, तो यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्नल साइड पे, बीच में मीडिया, और सबसे अंदर इंटिमा। ये आर्टरीज में भी होती हैं, वेन्स में भी हैं।
ट्यूनिका मीडिया ज़्यादा थिकर होगी किसमें, आर्टरीज में, इन कंपैरिजन टू वेन्स, और जो कैपिलरीज होती हैं उसमें सिर्फ ट्यूनिका इंटिमा प्रेजेंट है। एंडोथेलियम किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो स्टेटमेंट यहाँ पर 119 का होगा 4। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 120। 120 में कार्डियक फंक्शंस रेगुलेटेड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है इसके पास कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस के लिए भी सेंटर है, इसके बाद ब्रीदिंग के लिए भी सेंटर है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पायरेटरी मसल्स को, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों तरीके के मसल्स को भेजता है। और इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ब्रीदिंग और जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस वगैरह हैं, जीआईटी में सिक्रीशंस जो होंगे वो भी यहीं से। तो कार्डियक फंक्शंस ये कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा यहाँ पर वॉमिटिंग सेंटर भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 121, मैच द टर्म्स गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर फंक्शंस गिवन अंडर कॉलम बी। तो 121 में अगर देखें तो यहाँ पर करोनरी सिस्टम, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। करोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो इसको ब्लड लेकर के जाती हैं, हार्ट भी लिविंग टिश्यू है तो यहाँ पर भी आर्टरीज वगैरह चाहिए ब्लड पहुँचाने के लिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं करोनरी सिस्टम। पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस किसमें, ये कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर के आती है उसको पल्मोनरी वेंस बोलेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स ये कोआगुलेशन के लिए ज़रूरी है। और हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। तो यहाँ पर आंसर होगा ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। हाउ मच हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। और हीमोग्लोबिन में एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो इसमें 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और प्लस हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और इसमें 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप हुए, फेरस स्टेट में आयरन होगा और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये बाइंड कर सकते हैं। तो 4 हीम, 4 फेरस, 4 ऑक्सीजन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए प्लेटलेट्स, ये यहाँ पर प्लेटलेट्स, ये स्नोफिल्स, ये बाइलोब न्यूक्लियस हेडफोन शेप में, ये स्नोफिल्स हो गए। और सी यहाँ पर ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, कई सारे न्यूक्लियस के लोब्स प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया न्यूट्रोफिल्स। तो प्लेटलेट्स, स्नोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट। 123rd। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। विच ल्यूकोसाइड्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। तो हिस्टामिन जो होता है ये वैसोडाइलेटर है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और सेरोटोनिन ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। हेपेरिन जो होता है ये एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। तो और ये आते किससे हैं, ये आते हैं बेसोफिल से। स्नोफिल्स जो होते हैं ये एलर्जिक कंडीशन में उनका नंबर बढ़ जाता है, स्नोफीलिया। 124 is third. Now we move to another question, question number 125th. Which statement is incorrect? In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by right and left atria.
तो बर्ड्स एंड मैमल्स में यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड राइट, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो जाता है वो जाता है लेफ्ट एट्रिया में, तो राइट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, रिसीव्ड बाय राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। बेसोफिल्स आर 6 to 8%, ये 0.5 to 1% है। और लिम्फोसाइट्स आर 30 to 35%, ये भी गलत है, ये 20 से 25% है। तो इनकरेक्ट हुआ यहाँ पर फोर्थ, ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। Now we move to another question, question number 126. Blood is a most commonly used body fluid, a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. तो ये ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, फाइबर्स एब्सेंट हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्लेटलेट्स और RBC। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी ठीक है, और मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए। तो 126 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। द मेटल एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन इज, मेटल कौन सा एसोसिएटेड है? तो दिस इज आयरन। हीमोग्लोबिन क्या है? इसमें हीम प्रेजेंट है प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन चेन्स है, ये 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और इसमें ये प्रेजेंट होता है हीम, और हीम में क्या है? आयरन प्रेजेंट है फेरस स्टेट में, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। गिवन डायग्राम A, B and C, which blood vessels have 3 लेयर? 3 लेयर इसमें कौन कौन सी हैं? ओनली A, यहाँ पर एंडोथीलियम, सिर्फ एंडोथीलियम प्रेजेंट है, मतलब ट्यूनिका इंटिमा। यहाँ पर ये 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। तो ये इसमें भी है और इसमें भी, आर्टरी और वेन। अब यहाँ पर आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है? तो आर्टरी की जो मीडियल वॉल होती है ज़्यादा थिक होती है, और ये थिक क्यों होती है? क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है, ज़्यादा प्रेशर बियर करना पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो प्रेशर से ब्लड यहीं पे फ्लो करेगा, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया ज़्यादा थिकर है। तो ये हो गया आर्टरी, ये हो गई वेन। दूसरा जो डिफरेंस ल्यूमिन का दिखाया हुआ है, यहाँ पर ल्यूमिन चूँकि वॉल पतली है तो ल्यूमिन कैसा होगा? ब्रॉड। यहाँ पर ल्यूमिन कैसा है? नैरो, ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करे। तो आंसर यहाँ पर सही पूछा है, विच ब्लड वेसल है 3 लेयर, तो 3 लेयर सिर्फ बी और सी में। यहाँ पर ये कैपिलरी है, सिर्फ सिंगल लेयर है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। 3 लेयर बी एंड सी में, only B and C. 128. Now we move to 129. Tricuspid wall found between. तो हार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 4 चैम्बर्ड है, ये वेंट्रिकल्स, ये यहाँ पर हो गया, ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रिया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर ये प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड मतलब सिर्फ 2 कस्प हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर्स, और बाइकस्पिड को ही बोलते हैं मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड। तो आंसर होगा ट्राइकस्पिड का बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। Second, 129. Now we move to another question, question number 130, which is an incorrect statement. In adult man, normal blood pressure is 100 by 50 mmHg. तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर 90 by 60 के नीचे अगर है तो ये हाइपोटेंशन कहलाता है।
एवरेज जो नॉर्मल है वो है 120/80, ये एवरेज लिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर 118/70 लिखा हो तो ये नॉर्मल नहीं है, ये भी नॉर्मल है। अगर सपोज 100 पेशेंट देखे गए, 100 में देख जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 120/80, तो ये एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर हुआ। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेटेड थिक फाइब्रस टिश्यू, सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, सही है। 1 कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड, ये भी सही है। यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल जो होता है ये 0.1 सेकेंड का है। एट्रियल डायस्टोल जो होगा वो यहाँ पर 0.7 सेकेंड का है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होगा वो 0.3 सेकेंड का है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होगा वो 0.5 सेकेंड का, और जो जॉइंट डायस्टोल होगा वो 0.4 सेकेंड का। ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल डोनर नहीं, ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं है। और अगर पूछा जाए ए बी निगेटिव या ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव होता, तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, गलत दिया हुआ डोनर। तो ये गलत हो गया नॉर्मल, और तो ए और डी यहाँ इनकरेक्ट है, बी और सी करेक्ट। तो आंसर क्या हुआ, ए एंड डी। Now we move to another question. Question number 131. Given below are two statements. The P wave represents the electrical excitation of the ventricle. तो ECG में रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी P क्या है, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। QRS ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। T वेव ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल ये गलत हो गया। आर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 131 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 132. Given below are two statements. Each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in width. ये width नहीं है, 10 to 12 सेंटीमीटर क्या है, ये लेंथ है। फिर इसकी width कितनी है, 5 to 7 सेंटीमीटर, और लेंथ width के बाद फिर यहाँ पर थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर, और इसका वेट होगा एवरेज 120 to 170 ग्राम। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। 132 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट 133. Two statements thrombin in turn are formed another form active substance presented in the plasma called prothrombin. तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन तो बनेगा थ्रोम्बोकाइनेस के प्रेजेंस में, ये सही है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये एक्टिव फॉर्म में, फ्रॉम एक्टिव सब्सटेंस, ये एक्टिव नहीं, ये इनएक्टिव स्टेज में होता है। ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोकाइनेस के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में, जो एक्टिव फॉर्म है। फिर थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पर ये इस वर्ड की वजह से गलत। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन, तो ये सही है रीज़न। यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेस, तो रीज़न सही है बट असर्शन इज फॉल्स। Now question number 134. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Substances like glucose, amino acid, sodium, etc. in the glomerular filtrate are reabsorbed actively. तो ये सही है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम, इनका रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर वैसे भी ऑस्मोटिकली जाएगा तो ये पैसिव,
तो यहाँ पर एक्टिव ये गलत दिया हुआ है, तो असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, coronary artery disease is it is referred to as atherosclerosis caused by deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue। और ये करता क्या है, नैरो ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, जिसकी वजह से सफिशिएंट ब्लड सप्लाई जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव। So I have covered my portion. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by Alish sir. हेलो बच्चों, तो हम लोग अब आपको डिस्कस करा रहे हैं आगे 135 से क्वेश्चन। हम आपको कराएंगे 136 से लेकर 170 तक, और आप पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं वो है SBTS-08 स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का 8वां पेपर है, जिसमें टॉपिक आपके पास बॉडी फ्लूइड है और उसके साथ साथ बॉडी फ्लूइड के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो चलो हम लोग बॉडी फ्लूइड और एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले टेस्ट के लिए हम 136 क्वेश्चन देख रहे हैं। लिखा हुआ एलिमेंट प्ले रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में रोल बताना है आपको, ब्लड क्लॉटिंग में रोल बताना है एलिमेंट्स का। तो हम आपसे अगर मैं एलिमेंट का रोल पूछूं तो वो एलिमेंट आपके पास है कैल्शियम आयन। कौन सा आयन? कैल्शियम। अगर मैं आपसे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले विटामिन का नाम पूछूं तो वो विटामिन होगा के। और आपसे एंजाइम पूछूं तो एंजाइम आपको याद रखना चाहिए, एक होगा थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज का काम होता है प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलवाना? थ्रोम्बिन में बदलवाना। और ये थ्रोम्बिन जो है वो आपके पास काम करेगा कि वो फाइब्रिनोजन को किस में बदलवाएगा? फाइब्रिन में बदलवा देगा। तो आपको एंजाइम के तौर पर थ्रोम्बोकाइनेज हो गया और थ्रोम्बिन हो गया, ये दो एंजाइम। ठीक है, और वो उस प्रोसेस का जिससे थ्रोम्बोकाइनेज बनता है वो लिंक्ड रिएक्शन का प्रोसेस कैस्केड प्रोसेस कहलाता है। तो आपके पास ब्लड क्लॉटिंग में रोल किस एलिमेंट का होता है इंपॉर्टेंट रोल? तो वो कैल्शियम आयन होगा, ना कि पोटेशियम, ना कि मैग्नीशियम। आंसर क्या बन जाएगा? 136 सेकेंड। आगे देखिए, कैस्केड प्रोसेस, अभी हमने बात करी कैस्केड प्रोसेस किससे रिलेटेड है। तो कैस्केड प्रोसेस के दौरान हम बनाते हैं एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव बनाने का जो प्रोसेस है वो सारी लिंक्ड रिएक्शन मिलकर किस प्रोसेस को कहलाते हैं? कैस्केड प्रोसेस कहलाता है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बात करूं कि कैस्केड प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो जवाब कार्डियक एक्टिविटी होगा नहीं, ब्लड क्लॉटिंग यस, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कार्डियक साइकिल नहीं। समझ पाएंगे नहीं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। आगे देखिए, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बताइए। हाइपरटेंशन इज ब्लड प्रेशर हायर देन द नॉर्मल। मतलब जब हाइपरटेंशन होगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हायर होगा, बात सही है। नॉर्मल आपके पास होता है 120/80, 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और से 80 आपके डायस्टोलिक प्रेशर है। अगर ये 90 से ऊपर चला जाए डायस्टोलिक प्रेशर और 140 से ऊपर चला जाए सिस्टोलिक प्रेशर, तो ये आपके पास कंडीशन हो जाती है हाइपरटेंशन की। और हाइपरटेंशन को ही हाई ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, और हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट करते हैं। उन वाइटल ऑर्गन्स में किडनी है, आईज है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सब अफेक्ट होते हैं। लिखा हुआ कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। बिल्कुल बात सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग कितना होता है? लगभग 70 ml, और हार्ट रेट है लगभग 72 बीट पर मिनट। तो इस हिसाब से लगभग कार्डियक आउटपुट आता है 5040 ml के आसपास। ठीक है, ये कार्डियक आउटपुट है। लिखा हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर और इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना। बिल्कुल सही है। और ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिक होता है इन द वेन्स, ये बात गलत है। ये थिक होगा आर्टरीज में, तभी ल्यूमेन कम हो जाएगा आर्टरीज में, और तभी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा आर्टरीज में। तो आपके पास ABC सही है और D गलत है। आपको करेक्ट ऑप्शन अगर बताना है तो आपके पास ABC आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, फिगर क्यूआरएस वेव किसे रिप्रेजेंट कर रही। तो आपको पता है कि ये हो गई पी वेव, पी वेव के बाद ये हो गई पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर आपके पास टी वेव। तो ये वाली पी वेव जो होती है वो ऑरिकुलर सिस्टोल को दर्शाती, मतलब ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो क्यूआरएस वेव होती है वो आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दर्शा रही है, जबकि टी वेव बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में। तो क्यूआरएस वेव किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यूआरएस वेव ये रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे नंबर है BCD, BCD रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ECG है और ECG जिस मशीन के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा। लिखा हुआ है कि हेल्दी एडल्ट मैन हाउ मच RBC, कितनी RBC पाई जाती है पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। तो RBC वो सेल हैं जो ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जिनका अमाउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन, सॉरी हाँ सही है, मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, 50 से 55 लाख। जबकि 6 से 8 हजार नंबर में क्या हो जाएंगी, 6000 से लेकर 6000 से लेकर 8000 तक ये आपके पास WBC हो जाएंगी, और लगभग 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ये अमाउंट हो जाएगा प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो आपके पास सबसे ज्यादा कौन होगा, RBC होगा, 2 से 2.5 मिलियन नहीं, 1 से 1.5 नहीं, 5 से 5.5। आंसर क्या बनेगा, सेकेंड। आगे देखिए, विच वन इज RH इनकम्पैटिबल मैरिज। RH इनकम्पैटिबल मैरिज किसे कहेंगे, तो RH इनकम्पैटिबल मैरिज होती है जिसमें RH नेगेटिव फीमेल हो और RH पॉजिटिव मेल हो। तो यहां पर देखना RH नेगेटिव फीमेल है, पॉजिटिव मेल है, फिर बाद में पॉजिटिव फीमेल नहीं, और आपके पास ये वाले सारे ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि फीमेल क्या होना चाहिए RH इनकम्पैटिबल में, RH इनकम्पैटिबल में जो फीमेल है वो RH नेगेटिव होती, और मेल क्या होता है, वो होता है RH पॉजिटिव। तभी RH इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब फीमेल RH नेगेटिव होगी और अगर पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव होगा तो वहां से फर्स्ट डिलीवरी के दौरान ब्लड के मिलने से एंटीबॉडी RH नेगेटिव फीमेल में बन जाएंगी, मतलब मदर में बन जाएंगी, जो कि अनदर प्रेगनेंसी में वो प्लेसेंटा के थ्रू बने हुए एंटीबॉडी लीक कर जाएंगे। लिखा हुआ इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट कहां से ऑरिजिनेट की जाएगी, तो जवाब होगा ऐसे नोड, AV नोड नहीं होगा, फ्रिक्वेंसी फाइबर हाइपोथैलेमस नहीं। इसी वजह से ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेस मेकर, क्योंकि करंट ऐसे नोड से AV नोड जाती है, AV नोड से AV बंडल जाएगी, और AV बंडल से ये जाएगी पुरकिंजे फाइबर। कौन से फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल, जिसका अमाउंट 60 to 65% होता है टोटल WBC का, जबकि बेसोफिल सबसे कम होते हैं, 0.5 से 1% अमंग देम। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होंगे, 2 से 3% इओसिनोफिल्स होते हैं, 0.5 से 1% बेसोफिल्स होते हैं, 6 से 8% मोनोसाइट होते हैं, 20 से 25% लिम्फोसाइट होते हैं। लिखा हुआ है टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। क्या ये बात सही है? फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग ECG मल्टीपल लीड कनेक्टेड टू द रिस्ट और एंकल। मल्टीपल लीड यहां नहीं अटैच की जाती, वो तो मल्टीपल लीड अटैच की जाती है चेस्ट रीजन में। ये वाली बात गलत है, ये वाली बात सही है। इसी को हम वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी कहते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल के बाद 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड पाया जाता है। तो आंसर आपको गलत छाटना था, तो 143 का क्या बनेगा,
143 का आंसर क्या बनने वाला है? थर्ड बनेगा बेटा। आगे देखिए, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है क्योंकि इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए न्यूरल सिस्टम से इंपल्स नहीं आता, पेस नहीं आता, ये अपनी करंट को खुद पैदा कर लेते हैं स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर के द्वारा, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। तो ये ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक है, ऑटो रेगुलेटेड है और उसे रेगुलेट किया जाता है इंट्रिंसिकली। ये बात बिल्कुल सही है, हम हार्ट को ना ऑन कर सकते हैं ना ऑफ, लेकिन उसकी एक्टिविटी को बढ़ा और घटा सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो आंसर 144 का 4 हो जाएगा। हाउ मच अमाउंट द प्लाज्मा इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई प्रोटीन्स? तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा वाटर है। फिर कहा जाए कि फिर क्या है? फिर आपके पास प्रोटीन है, और प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है ये बताइए। प्रोटीन का अमाउंट होता है 6 से 8%, जिसमें मेजर प्रोटीन 3 तरह की आपने सुनी होंगी, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन। समझ पाएंगे नहीं? तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? 6 से 8%। सेकेंड 145 का। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, बताओ। लिखा हुआ है फाइब्रिनोजन हेल्प करेगा मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल गलत। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस में तो एल्बुमिन हेल्प करता है। लिखा हुआ है ग्लूकोज एब्सेंट इन द प्लाज्मा, बिल्कुल गलत बात। ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, लेकिन परमानेंट स्टेज में नहीं, ट्रांजिएंट स्टेज में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, बिल्कुल सही है। जिसके नाम में ग्राफ है वो मशीन है, जिसके नाम में ग्राम है वो एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ गए? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल मतलब जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट। लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सही बात। तो आपको सही बात निकालनी है तो ए सी और डी बनी है। सही बात कौन सी हो गई? सी और डी। 146 का आंसर क्या बनेगा? थर्ड बन जाएगा। आगे बताइए विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। एवी नोड इज कॉल्ड पेस मेकर, बिल्कुल गलत। इसे हम पेस मेकर नहीं, इसे हम रिजर्व पेस मेकर बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलते हैं? पेस सेटर। किसे? एवी नोड को। एट्रियल सिस्टोल कॉजेज 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग, सही बात है। कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट विल मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन, ये भी सही है। ब्लड पंप ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ब्लड पंप ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। नहीं भाई साहब, इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में जितनी भी कार्डियक साइकिल चलेंगी, 1 मिनट में जितना भी ब्लड ईच वेंट्रिकल से निकलेगा, मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे मैं क्या कहूँगा? उसे मैं कहूँगा कार्डियक आउटपुट। एक कार्डियक साइकिल में निकलने वाला ब्लड फ्रॉम दी हार्ट कहलाया जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसमें हमें गलत बात निकालनी है, तो गलत बात आपके पास हो गई ए और डी। ए और डी गलत बात हो गई, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला बताओ। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन इजिली हियर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट तो स्टेथोस्कोप है। क्या है? स्टेथोस्कोप। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि वो 2 प्रोमिनेंट साउंड हैं कौन सी, तो वो 2 प्रोमिनेंट साउंड जो हैं वो आपके पास कहलाई जाएंगी लब और डब। आपके पास फर्स्ट प्रोमिनेंट साउंड जो है वो लब है, क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व। कौन से वॉल्व क्लोज होते हैं? कस्पिड वॉल्व की वजह से। और डब साउंड आती है सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से, सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से आती। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से आप बीपी को डिटेक्ट करते हो, ब्लड प्रेशर।
स्पायरोमीट्री से आप लंग्स के वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को मेजर करते हो, जबकि ईसीजी से, ईसीजी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हो किससे? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो जवाब क्या हो गया? स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला कहते हैं। आगे लिखा हुआ है द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। तो लेफ्ट एट्रियम, तो देखो आपके पास ये हार्ट मैंने बनाया, तो ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कह रहे हैं कि वो बताइए जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा, यहां पर जो वॉल्व पाया जाएगा वो आपके पास उस वॉल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड, जिसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। जबकि जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर में पाया जाने वाला वॉल्व है उसे मैं कहूंगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जवाब कौन सा हो जाएगा? ट्राइकस्पिड नहीं, कोरोनरी वॉल्व नहीं, मिट्रल वॉल्व। इसी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसी मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। आगे देखिए अगला लिखा हुआ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पाया जाएगा? तो सारे एग्जाम्पल एक साथ याद रखिए, उन एग्जाम्पल का कोड है ये: आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफेलोपोड मोलस्का, ट्यूनिकेटा, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। इन सब में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। जबकि एनेलिडा में आपके पास पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पाया जाता है? क्लोज्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आगे देखिए लिखा हुआ है मेक द ऑड वन आउट। आपको इसमें से ऑड वन निकालना है। लिम्फोसाइट क्या है? WBC है। क्या है लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट है क्या? WBC है बेटा। कौन सी WBC है? ये WBC जो होती है वो डिफेंस में काम करती। मोनोसाइट भी WBC है। जेजी सेल WBC नहीं है और न्यूट्रोफिल्स WBC है। तो ऑड वन क्या आ गया? ऑड वन आ गया जेजी सेल। ऑड वन क्या आ गया बेटा? जेजी सेल आ गए, क्योंकि जेजी सेल आपका हार्मोन निकालती हैं, दो हार्मोन निकालती हैं। एक रेनिन हार्मोन निकालती जब किडनी का ब्लड प्रेशर कम होता है, और एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। दो तरह के हार्मोन निकालेगी जेजी सेल। आगे देखिए लिखा हुआ विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड वेसल कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? बताओ। पल्मोनरी वेन, होल वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अकेली ऐसी वेन जो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टेमिक आर्टरी ये भी ऑक्सीजनेटेड, और डॉर्सल अयोर्टा ये भी ऑक्सीजनेटेड। सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेंगे। आंसर हो जाएंगे ऑल। आगे देखिए लिम्फ इज लिम्फ क्या है? तो कहा जाता है लिम्फ जो है ना कलरलेस फ्लूइड है। बिल्कुल सही है। हैविंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, हैविंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट और हार्मोन, ये भी ठीक है। आंसर इस तरह से क्या बन जाएगा? ऑल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ऑल बन जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ विच इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? कहते हैं लिम्फ एक मिडल मैन है जो सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देने में हेल्प करता है और बदले में वेस्ट और CO2 को। लेकिन यहां पर लिम्फ के काम देखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन ये लिम्फ का काम है नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टू द लंग्स ये लिम्फ का काम है नहीं। रिटर्न ऑफ आरबीसी टू लिम्फ नोड नहीं। आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेजर वेन्स में मिलाने का काम लिम्फ का ही है। आंसर 4 बनेगा। आगे देखिए लिखा हुआ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर का होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की बात है, और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां से कराएगा? पीसीटी से, हेनले लूप से या डीसीटी से? वो डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराएगा।
लोअर पार्ट या फिर रीनल टिब्यूल, लोअर पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल, या फिर हम कह दें कि इसी एक और हार्मोन है वैसोप्रेसिन, वो भी यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। मोस्ट अबंडेंट WBC, सरल क्वेश्चन है। न्यूट्रोफिल्स कितनी होती हैं 65%, बेसोफिल कितनी 0.5 से 1%, मोनोसाइट कितनी है 6 से 8%, योसिनोफिल्स कितनी है 2 से 3%। जवाब क्या आ गया फर्स्ट। अगला बताओ, ब्लड एंटीजन आर प्रेजेंट इन, तो आपके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं, उसी के ब्याह पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करने के लिए ए और बी एंटीजन आर प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ आरबीसी, जबकि और भी आपके पास एंटीजन पाए जाते हैं, उसमें प्रमुखता आरएच एंटीजन भी होता है। तो वो कहां प्रेजेंट होते हैं ये पूछ रहा है। सरफेस ऑफ आरबीसी यस, सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, प्लाज्मा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 157। अगला देखिए 158, कलेक्टिंग डक्ट अलाउ पैसेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। कलेक्टिंग डक्ट अलाउ लार्ज अमाउंट लिखा हुआ है, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट नहीं, स्मॉल अमाउंट में गलत हो गया ये लिखा हुआ है। इट ऑल्सो प्ले इन रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। ये बात सही है, असर्शन गलत है और रीजन सही है। क्या आंसर थर्ड बना है? बोलो भैया, असर्शन आपके पास गलत है, रीजन सही है। अगला देखिए लिखा हुआ है विच इज द करेक्ट मैचिंग, इसमें से करेक्ट मैचिंग कौन सी है बताओ। तो करेक्ट मैचिंग के बारे में कहें ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल तो होगा 0.8 सेकेंड। तो ए का क्या हो गया 4, और ए का 4 मिलाते ही आपके पास ना यहां है ना यहां है ना यहां है, आंसर आपके पास फर्स्ट बन गया है। और कार्डियक साइकिल में कितनी फेजेस होती है? 3 स्टेज, ज्वाइंट डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, ऑरिकुलर सिस्टोल 1.1 सेकेंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। सबको जोड़ोगे 0.8 सेकेंड आएगा। आपके पास ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। तो ये हो जाएगा थर्ड। फिर लिखा है ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल की बनी होती है और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड। और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अगर काम करना बंद कर दे, तो आप देखिए सारी मैचिंग मिलाइए, आंसर आसानी से आ जाएगा। लिखा हुआ है इन ईसीजी विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जवाब है टी वेव। कौन सी वेव? टी वेव। तो ये पी वेव तो ऑरिकुलर सिस्टोल के लिए। क्यू वेव अकेले नहीं आती, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करता है, और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की बात करती है। तो आंसर हो जाएगा 160 का 4। ठीक है बेटा, चलो आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे नोड कहां प्रेजेंट होता है? तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो कहा जाए कि ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल के राइट साइड ऊपर की तरफ कौन सा नोड? ऐसे नोड। और जबकि राइट ऑरिकल के लेफ्ट साइड नीचे की तरफ कौन सा नोड? एवी नोड। तो आप कह सकते हो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। तो ये होगा आपके पास ऐसे नोड। लेफ्ट ऑरिकल में नहीं, राइट एट्रियम में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, राइट वेंट्रिकल नहीं। जवाब हो जाएगा सेकेंड, 161 का सेकेंड। आगे देखो ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट ह्यूमन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात पूछ रहा है। तो आपको पता है इसमें डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर, ये हो गया नॉर्मल बीपी। क्या हो गया? नॉर्मल बीपी। कहा जाए कि अगर ये 140 से ऊपर चला जाए और 90 से ये ऊपर डायस्टोलिक चला जाए, तो ये कंडीशन है हाइपरटेंशन की। कौन सी कंडीशन है? हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो आप देखिए यहां पर 90/80 नहीं, 90/120 नहीं, नॉर्मल पूछ रहा है।
आपको थर्ड आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, 163 लिखा हुआ, इन ईसीजी विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल टेक 0.1 सेकेंड। और कौन सी वेव, तो जवाब होगा पी वेव। कौन सी वेव, पी वेव। क्यू वेव नहीं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं, टी नहीं, जवाब होगा पी वेव। आगे देखिए 164 जवाब बताइए। लिखा हुआ है कि विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उसमें एंटीनल ग्लैंड, या इन्हीं को हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। जवाब क्या हो गया, ये। प्रोटोनेफ्रीडिया आपके पास पाए जाते हैं प्लेटी एल्मेंथस में, प्लेटी में पाए जाएंगे। कुछ आपके पास एनालिड्स में भी होते हैं, उसके अलावा रोटीफर्स में होते हैं, और आपको सिफेलोकॉर्डेट भी याद रखना पड़ेगा। सिफेलोकॉर्डेट। स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन। वो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। और किडनी आपके पास वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। वर्टिब्रेट के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, कॉम्प्लेक्स। तो जवाब आपके पास क्या हो गया, 4। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन बताइए। रीड केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, बताओ। लिखा हुआ द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव स्मॉल हेनले लूप, बिल्कुल गलत। स्मॉल हेनले लूप इसमें नहीं होता। स्मॉल हेनले लूप आर प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो नंबर में ज्यादा होते हैं, और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो होते हैं वो कम होते हैं। पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द मेडुला पार्ट ऑफ किडनी, बिल्कुल गलत। सिर्फ ओनली हेनले लूप ऐसा होता है, ओनली हेनले लूप वो पार्ट है जो मेडुला में रन करता है। लिखा हुआ द ग्लोमेरुलस इनक्लोज द वोमेन कैप्सूल, उल्टी बात लिखी, वोमेन कैप्सूल इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। तो आंसर 4 हो जाएगा। सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे क्या हो गए बेटा, गलत हो गए। चलिए आगे बताइए। 166 डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल। तो देखो जो डिसेंडिंग हेनले लूप है, जो डिसेंडिंग हेनले लूप है, ये डिसेंडिंग है, परमिएबल होता है वाटर के लिए। और जो असेंडिंग हेनले लूप है वो परमिएबल है सॉल्ट के लिए। ये ओनली परमिएबल फॉर वाटर, ये ओनली परमिएबल फॉर सॉल्ट। तो यहां पर जवाब क्या होगा, डिसेंडिंग हेनले लूप की बात कर रहा है, तो जवाब होगा वाटर। 166 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला बता दो, अगला क्वेश्चन बता दो। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो वो लिवर होता है नहीं, लंग्स होता है नहीं, स्प्लीन कहते हैं। लार्ज बीन शेप का ऑर्गन है ये, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है। और आपको इसके साथ साथ ये सिर्फ ग्रेवयार्ड नहीं, रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी भी कहलाता है, रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी। और एक्चुअली ये है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहां पर लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं। तो जवाब स्प्लीन। आगे देखिए, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली हाउ मेनी टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट से कितने परसेंट, कितने आपके पास मतलब टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन होती है, तो जवाब है 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड। कितने 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होती है इनिशियल फिल्ट्रेट से, तो जवाब आपके पास सेकंड हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए यूरिन का फॉर्मेशन पर मिनट कितना होता है, यूरिन फॉर्मेशन फिल्ट्रेट का कितना % पर मिनट होता है, तो हमने कहा 1 ml पर मिनट यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और पर डे की बात करी जाए तो 1 से 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, आगे बताइए। लिखा है व्हाट इज द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कहा जाए
कि वासा रेक्टा वेल डेवलप किसमें, कौन से नेफ्रॉन में होता है, तो वो जवाब होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर आपके पास नेफ्रॉन, मतलब जिसे हम कहते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? मेडुलरी नेफ्रॉन। तो मेडुलरी नेफ्रॉन में ये वेल डेवलप देखने को मिलता है। वासा रेक्टा हेयर पिन शेप्ड माइन्यूट वेसल नहीं है, हेयर पिन शेप का तो हेनले लूप होता है। क्या होता है? हेनले लूप। सी शेप्ड माइन्यूट वेसल नहीं है, माइन्यूट वेसल है यू शेप्ड कैपिलरी, और ये वी शेप्ड नहीं होता। और इसमें भी कौन सा मतलब जो है ना, ये ERA का पार्ट होता है, ना कि ARA का। जवाब क्या हो जाएगा? ERA मतलब इफरेंट रीनल आर्टीरियोल। कौन सा? इफरेंट रीनल आर्टीरियोल, मतलब 169 का थर्ड बन गया है। और ये है हमारे सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच देखिए, मोनोटेलिक एक्वाटिक इंसेक्ट सही है, यूरियोटेलिक फ्रॉग, यूरिकोटेलिक कॉकरोच, सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं। 170 का आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो आप लोग SBTS 8 का पेपर का डिस्कशन देख रहे हो। अभी तक आप लोगों ने 170 तक क्वेश्चंस के डिस्कशन देख लिए हैं। इसके बाद आपको 170 से 200 वाले आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कराने विक्रम सर आएंगे, है ना। आप स्वागत करिए उनका, हमें इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं। ये आप देख सकते हैं ऑल इंडिया स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का ये हम लोग का 8वां पेपर है, जो कि 25 नवंबर 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अलीश सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 70 तक की जर्नी आपके साथ की, और अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक की जर्नी मेरे साथ करेंगे। सबसे पहला और इस चैप्टर में आज हम लोग का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। और एटलीस्ट इन दोनों से मिला के 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको नीट के पेपर में मिलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 से 200 तक की जर्नी देखते हैं। आपको मालूम था कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन ये यूरियोटेलिक है, ठीक। और यूरिया निकालने वाले को ही बोलते हैं यूरियोटेलिक। इन कमाल की बात है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अमोनिया और CO2 जो बनती है वो डायरेक्ट हमारे वेना केवा में ना करके चली जाती है लीवर में। लीवर में क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर चलती है ऑर्निथिन साइकिल, और ऑर्निथिन साइकिल से ही यूरिया बनती है। और ये यूरिया हेपेटिक वेन के माध्यम से वेना केवा में खुलती है, और अब ये और डीऑक्सीजन ब्लड के थ्रू चला जाता है किडनी में। तो किडनी क्या करती है? इलिमिनेट करती है यूरिया, और यूरिया सिंथाइज कौन करता है? लिवर। तो कहते हैं कि प्रिंसिपली सिंथाइज इन द लिवर बट इलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू। क्यों? कुछ स्किन के थ्रू भी यूरिया स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होती है? स्कीट होती है। आपके चैप्टर के आखिरी पन्ने में लिखा हुआ है कि ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर में किडनी जो है प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी आर्गन है, लेकिन स्किन भी एक एक्सक्रीटरी आर्गन की तरह काम करता है, वहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है, इसीलिए मोस्टली थ्रू स्किन लिखा। दैट इज 4th आंसर। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे? लीवर में। किस साइकिल के थ्रू? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट के माध्यम से? अमोनिया और CO2 से। कौन निकाला? किडनी से। और कितना निकलता है एक दिन में यूरिन के माध्यम से? 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया निकलता है। दैट इज 4th आंसर। अगला सवाल आपके लिए लिखा है, जैसे आपने पढ़ा था न्यूरल सिस्टम, जब आप न्यूरल सिस्टम पढ़े थे बच्चों तो उसकी यूनिट आपने बताई थी न्यूरॉन, और जैसे आप बोलते किसी लिविंग बॉडी की यूनिट है सेल, उसी तरह से हमारी किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो कहा गया भैया कि 2 किडनी है तो एक किडनी में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, दैट इज 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा है। कहते हैं आपने पढ़ा होगा कि ये ऐसा एक बोमन्स कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर आपकी किताब बना हुआ है, और यहाँ से एक एफरेंट आर्टियोल आता है और आगे चल के ये फाइन ब्रांच बन जाता है, जिसे आप टफ कैपिलरी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं में प्रेशर बिल्डअप होने के कारण यहाँ से फिल्ट्रेट होता है। तो जो यहाँ से जाता है वो इफरेंट आर्टियोल, जो आता है वो एफरेंट आर्टियोल। तो यहाँ क्या लिखा है कि इस कैपिलरी का निर्माण इनके आने की वजह से हुआ है, तो ये गलत है भाई। तो पहला तो मुझे सही दिख रहा है, दूसरा गलत दिख रहा है। दैट इज सेकेंड आंसर। तो एफरेंट आर्टियोल ही आगे चल के फाइन ब्रांच बन जाता है, जिससे इसमें टफ कैपिलरी का निर्माण होता है। और टफ कैपिलरी और बोमन्स कैप्सूल को मिला करके इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है मेल्पिगियन बॉडी, मेल्पिगियन कार्पसल या रीनल कार्पसल।
ठीक, तो पहला तो मुझे सही दिख रहा, दूसरा गलत, सेकेंड आंसर। अब लिखा है जीएफआर इन हेल्दी, जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये एक्चुअल में है क्या, ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल और ये एफरेंट आया, यहाँ पर ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी ऐसे बन गया और यहाँ से ये ऐसे फिल्ट्रेट होता है। तो अगर हम फिल्टर हो रहा है, ये तो है फिल्ट्रेशन। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिसाइड करेंगे तो बोलेंगे फिल्ट्रेशन रेट। अब ये टाइम क्या हो सकता है सर, अगर 1 मिनट में डिसाइड करोगे तो 125 ml पर मिनट का डेटा दिया गया है, पूरे दिन का डिसाइड करेंगे तो 180 लीटर पर डे या 24 आवर। अब देखते हैं इनमें से कौन डेटा बैठ रहा, नहीं सर पर डे तो गलत है, ये भी पर डे गलत है। ठीक, अब देखिए 180 लीटर पर मिनट लिखा है, ये भी गलत है, और 180 लीटर पर डे यही सही है। तो ये दोनों आंसर गलत हैं भाई, हालांकि भले दोनों सेम है, ये दोनों आंसर गलत हैं। हिंदी में यहाँ पर आवर लिखा है तो आप लोग इसको आवर सपोज कर लीजिए, तो 180 लीटर का क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर पर डे। तो डेटा क्या दिया आपकी किताब में, 125 ml पर मिनट, ठीक, और 180 लीटर पर डे, दो डेटा दिए तो 180 लीटर पर डे, तो ये थर्ड वाला सही है। ये दोनों आंसर भले ही सेम है लेकिन भाई ये गलत है, यहाँ पर आवर होना चाहिए, यहाँ पर आवर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो थर्ड आंसर। फिर लिखा वर्टिब्रेट्स हैव हाउ मेनी चैम्बर। आपको मालूम था कि वर्टिब्रेट्स में जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आपने कही थी सर, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें एटलीस्ट मस्कुलर हार्ट तो होता ही होता है और प्लस ब्लड वेसल्स के नेटवर्क पाए जाते हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी का। लेकिन सर जो मस्कुलर चैम्बर आपका हार्ट है, इनके चैम्बर्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम पीसेस की बात करेंगे तो मिलेगा 2 चैम्बर और इसमें होगा एक ऑर्किल और एक वेंट्रिकल। अगर हम एम्फीबिया की बात करेंगे ना तो मिलेगा 3, दैट इज 2 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल, और यही चीज़ मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में भी है। फिर आप जब बर्ड में आ जाएंगे, बर्ड में और मैमल में, इनमें तो 4 चैम्बर है, और आपके एलिगेटर और क्रोकोडाइल जो कि रेप्टाइल होते हुए भी 4 चैम्बर है। तो इसका मतलब 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ये सभी प्रकार के हार्ट पाए जाते हैं किसमें, वर्टिब्रेट्स में। अब लिखा कि मिक्स्ड ब्लड पंप आउट फ्रॉम वेंट्रिकल। आपको मालूम था कि जिनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट, उनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन, मतलब जो आपके गिल्स होते हैं, गिल्स मछलियों में, वहाँ पर होता है गैसियस एक्सचेंज, और यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है किसमें, यहाँ से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में, और पूरे शरीर से आता है हार्ट में। तो हार्ट यहाँ पर डीऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करती है। ठीक, यहाँ कहीं मिक्सिंग नहीं है। लेकिन जो 3 चैम्बर हार्ट वाले होते हैं उनमें आपके 2 ऑर्किल मिलते हैं, 2 ऑर्किल, 2, और इधर से आ रहा डीऑक्सीजनेटेड, इधर से ऑक्सीजन, ये दोनों आकर के मिक्स होता है। इसका मतलब यहाँ से वेंट्रिकल से जो निकला है वो मिक्स ब्लड निकला है। इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई मिक्स ब्लड कहाँ से निकला, वेंट्रिकल से, और मिक्स ब्लड निकला है मतलब कि ये आपका मिक्स ब्लड निकला। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और 3 चैम्बर्ड में एम्फीबिया और कौन सा, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें होगा, मिक्स ब्लड वाले में। इसी के लिए इसको, और जो 4 चैम्बर वाले होते हैं उसमें कंप्लीट, और जो 2 चैम्बर वाले सिंगल। तो यहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट की प्रॉपर्टी है, और कंप्लीट जो होता है वो 4 चैम्बर हार्ट। सही बात है। तो भाई थर्ड आंसर, और ये आपको देखने को मिलेगा फ्रॉग में, मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपको मालूम है कि हमारे शरीर में कुछ बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक कंपाउंड बनते हैं। अगर उनका ब्लड में पाया जाता है तो एक साइन एंड सिम्टम बनता है कि इसको बीमारी है। उसी तरीके से कीटोन बॉडी अगर ब्लड में बढ़ जाए तो बोलेंगे कीटोनूरिया, अगर मान ली यूरिया बढ़ जाए तो यूरेमिया, ग्लूकोज बढ़ जाए तो ग्लाइकोसूरिया। तो कीटोनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ये डायबिटीज मेलाइटिस नाम की बीमारी है, उसके सिम्टम होते हैं। तो कीटोनूरिया क्या हो जाएगा, कीटोन बॉडी इन यूरिया, यूरिन। ठीक, तो ये होगा A4। और यूरेमिया आपको पता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ठीक, और रीनल कैल्कुलाई का मतलब क्रिस्टलाइज साल्ट, और ये साल्ट कौन सा होता है, मोस्टली ऑक्जिलेट साल्ट होता है। ये बीमारी है भाई, C सेकेंड। और सीबम, अब देखिए आपको पता है कि किडनी हमारे शरीर में प्रिंसिपल आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अलावा स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, लिवर भी करता है, लंग्स भी करता है। तो स्किन में 2 ग्लैंड आपकी मिलती हैं, एक आपकी सीबेसियस और एक आपकी होती है स्वेट ग्लैंड।
जो पसीना निकालती हैं। इसमें आपका सॉल्ट होता है NaCl, लैक्टिक एसिड होता है, और इसमें आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, और इसमें क्या होता है, स्टेरॉल होता है, हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर वैक्स होता है। ये तीनों चीज़ें सीबम में क्या होगा, ये तीन चीज़ें होंगी। तो A4, B1, C2, D3। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि क्या किडनी हमारे शरीर में केवल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नहीं, इसके अलावा स्किन भी है, लंग्स भी है, लीवर भी है। सर स्किन क्या निकालता है, स्किन में दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, सीबेसियस और स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड में NaCl, लैक्टिक एसिड और आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है, जबकि इसमें स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स निकलता है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर 4th, A4, B1, C2, D3। लिखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। आपको पता था यहां पर ये मैंने ऐसे बनाया, क्या चीज, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक, और यहां से एफरेंट आर्ट्रियोल आया और यहां पर टफ कैपिलरी बन गई। ठीक, अब यहां पर प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से यहां से फिल्ट्रेशन होता चला जाएगा ऐसे। ठीक, तो अब देखिए अगर मैं कहूं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चूंकि किडनी के यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप थे, पहला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप कह सकते हो कि सर ग्लोमेरुलस पे भी हो सकता है, ग्लोमेरुलस, ठीक, या बोमेंस कैप्सूल भी, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यही आपकी मेलपिगियन बॉडी है या रीनल कैप्सूल है। तो आंसर आपका मेलपिगियन बॉडी जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई आंसर बैठ नहीं रहा। तो ग्लोमेरुलस होना, एक्चुअल में ग्लोमेरुलस में ही फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, और पीसीडी ये कार्टेक्स से पार्ट है, यहाँ पीसीटी स्टार्ट होगा, फिर हेनले लूप, फिर डीसीटी, फिर कर्टिन डक्ट। फोर्थ आंसर। फिर लिखा पोडोसाइट। अभी देखिए मैंने ये बनाया बोमेंस कैप्सूल और ये आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल की टफ कैपिलरी। इस ब्लड वेसल्स का आपका एंडोथीलियम होता है जो कि सिंपल स्क्वैमस होता है, और यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे सेल होते हैं पोडोसाइट। ठीक, और इन पोडोसाइट के बीच में हल्का हल्का एक पोर होता है, स्लिट पोर होता है, ठीक है, जो इस सेल रेगुलेट करती है और इन्हीं से फिल्ट्रेशन होता है। तो पोडोसाइट कहाँ पर है, बोमेंस कैप्सूल में है। ठीक है, तो इपीथीलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल में है भाई। ठीक है, फर्स्ट आंसर। अब लिखा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आपको पता है किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने वाले होते हैं रॉस और आपके ANF, और तीसरा कौन सा, ADH हार्मोन। इतने हार्मोन जो होते हैं किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। इनमें आपका किडनी खुद भी इन्वॉल्व है और इसमें आपका एडिनल कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें हार्ट इन्वॉल्व है, और ये क्या चीज इन्वॉल्व है, और इसमें ADH जो है ये हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है। इसका मतलब अगर रेगुलेशन इज द कंट्रोल ऑफ JGA जो कि रेनिन निकालता है। ठीक है, रॉस मैकेनिज्म का हिस्सा, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, ADH। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व है भाई कंट्रोल के लिए। फिर लिखा था कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन। आपको मालूम था अगर हम किडनी का ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं ऐसे, तो आप देखेंगे यहां पर मैंने ऐसे बना दिया कॉर्टेक्स, और यहां पे मैंने ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर मेडुला, लेकिन जो मेडुला है वो छोटे छोटे कोनिकल मास में होता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कैलाइसिस है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पेल्विस है, पेल्विस। तो ये कैलाइसिस बन गया, इसका मतलब, और ये कार्टेक्स का जो बीच बीच में आप एक्सटेंशन देख रहे हैं यही है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो क्या बोलेंगे, कार्टेक्स का एक्सटेंशन इन बिटवीन द मेडुला, क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो भाई ये सही है। और ये रहा आपका पेल्विस, और डक्ट ऑफ बेलिनी जो होता है वो इंटरनल यूरिन के सिक्रीशन के लिए होता है, एक डक्ट होती है। और कैलाइसिस तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज सेकेंड आंसर। ठीक है, ह्यूमन ऑन एन एवरेज पर डे यूरिया से कितना, 25 से 30 ग्राम पर डे है भाई, याद रखिएगा डेटा, याद रखिए, मिलीग्राम नहीं है, माइक्रोग्राम नहीं है, नैनोग्राम ने 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया है डेटा आपकी बुक में। फिर लिखा कि अब देखिए आपको मालूम है किडनी, अगर हम पूरे नेफ्रॉन की पार्ट की बात करें, नेफ्रॉन, तो सबसे पहले आपको इसमें कॉर्टेक्स में डिवाइड किया किडनी को कॉर्टेक्स और मेडुला में हमने डिवाइड किया। ये कुछ ऐसे है, ये मैंने ऐसे बनाया। ठीक, इस वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहेंगे और ये कोनिकल मास आपको दिख रहा था ये आपका मेडुला पार्ट हो गया। और जो नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं बच्चों वो अलग अलग एरिया में अलग होते हैं। इस वाले में होता है DCT, PCT, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, रीनल कैप्सूल कह सकते हैं, मेलपिगियन बॉडी कह सकते हैं। और इसमें जो मेडुला होता है इसमें आपका हेनले लूप होता है। क्या होता है, हेनले लूप। ठीक, तो इसका मतलब TCT फाउंड मेडुला ये गलत है, ग्लोम फाउंड मेडुला ये भी गलत है, और
पीसीटी फाउंड इन कार्टेक्स से सही है। तो इसमें नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट, अलग अलग इलाके। अब देखिए दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कार्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हेनले लूप बड़ा होता है, तो उसमें जो होता है हेनले लूप बहुत डीप मेडुला तक अंदर जाता है, और कार्टिकल में काफ़ी कम दूरी तक जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो कॉमन होता है वो कौन सा होता है, कार्टिकल नेफ्रॉन, और जो 15% के आसपास है वो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये भाई सेकेंड आंसर। लिखा कि एडिया, हमारे शरीर में एक बात याद रखिएगा, जैसी फिजियोलॉजी होती है उसी प्रकार से हमारे शरीर की हार्मोनल एक्शन और बॉडी के बिहेवियर बदलते हैं। आपसे कहा जाए कि भाई एक होता है यूरेसिस, यूरेसिस, ठीक है, एक होता है यूरेसिस, ठीक, मतलब नॉर्मल यूरिन डिस्चार्ज जो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सेस हो जाए, एक्सेस हो जाए यूरिन का, तो क्या बोलेंगे, डाई यूरेसिस। और इससे क्या होता है, बॉडी से पानी का लॉस होता है, बॉडी वाटर का लॉस। तो शरीर कभी नहीं चाहेगा, हमारी बॉडी, कि बॉडी से किसी चीज़ का लॉस हो, और लॉस रोकने के लिए यहाँ पे कुछ हार्मोन एक्शन काम करते हैं। आपको मालूम है कि एक तो आपका ये डीसीटी है और एक आपका हेनले लूप है। यहाँ से पानी हम रीअब्जॉर्ब करा के अपने बॉडी फ्लूइड को या जो यूरिन के डिस्चार्ज को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एडीएच का लेवल अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, मतलब कि जो यूरिन की मात्रा है वो पहले से कम हो जाएगी। तो आप कह रहे हो सर कि अगर एडीएच का लेवल बढ़ेगा तो यूरिन की वॉल्यूम घटेगी, और सर आपने कहा है कि एडीएच ऑफ ब्लड में कम हो रहा है, तो ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा सर, फर्स्ट आंसर। और यही केस आप कह सकते हैं एल्डोस्टेरोन के लिए भी, एल्डोस्टेरोन के लिए भी कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन का लेवल घटेगा तो भी रिएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यूरिन बढ़ेगा। जैसा सिम्टम हमारे, जैसे हार्मोन के सिम्टम होंगे, अंडर सिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन, उसी हिसाब से बॉडी की फिजियोलॉजी बदलेगी। आपसे कहा जाए कि एडीएच का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो बताइए वॉल्यूम ऑफ यूरिन घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। और कह रहे हैं कि अगर हाइपोसिक्रेशन हो रहा तो यूरिन का डिक्रीज बढ़ेगा। तो ये लेवल ब्लड को ही हम इसको हाइपोसिक्रेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइपोसिक्रेशन, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपकी किताब में ध्यान से देखिए, जो डेटा ऐसे बने हुए दो ऐसे वासा रेक्टा इसके, तो यहाँ पर आप देखिए डेटा 900, ठीक है, और OSM मिलीलीटर माइनस का 1 बना, और यहाँ 1200 में, तो ये 900 से 1200 ml का डेटा है। हालांकि ये मोल ऐसे लिखा होना चाहिए इसको, ये 1200 मिली ऑस्मो मोल, ये L-1, यहाँ ऑब्लिक नहीं होना चाहिए भाई, ये ऑब्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि जब आप लिखते हो ना मोल प्रति लीटर, जैसे आप लिखते हो ना मोल प्रति लीटर, मोलैरिटी नापने के लिए, तो जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो मोल लीटर इनवर्स लिखते हैं, तो ये ऑब्लिक यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 900 से 1200 ml ये आपका फोर्थ आंसर होता है। जैसे हम मोलैरिटी नापते हो कि मोल प्रति लीटर, तो लिखते हो मोल प्रति लीटर में इसको ऐसे लिखा जाता है, मोल ऑब्लिक लीटर, लेकिन जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे क्वेश्चन को तो मोल प्रति लीटर -1 होगा। तो 900 से 1200 ml का डेटा देखिए ध्यान से, 900 से 1200 का दिया हुआ बुक में, यही है कि इनर मेडुला में कितना वेरी करता है। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185, द वेसल्स लीडिंग ब्लड कंटेन नाइट्रोजन। आपको मालूम था कि ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल, और इसमें एक एफरेंट आर्ट्रियोल आपके वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के आती है, और यहाँ पे बनता है टफ कैपिलरी, और इस टफ कैपिलरी से यहाँ होता है फिल्टर किडनी में, और आगे चल के यूरिया एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी से। इसका मतलब कि जो लेके आती वही है एफरेंट आर्ट्रियोल, ना कि एफरेंट जाने वाले में नहीं होता भाई, चीज़ें फिल्टर हो जाती है यहाँ पे। तो एफरेंट आर्ट्रियोल इज फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन 186, आपको ये बताया गया था कि जो एडीएस कंट्रोल्स वाटर परमिबिलिटी ऑफ, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये है कि किस जगह से नेफ्रॉन से आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और आपको पता है कि इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन आपका क्या है, डीसीटी है, तो डीसीटी से ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, तो हम क्या बोलेंगे, लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल, और यही आपका डीसीटी। एक्चुअल में इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं कि जो आपका एडीएच हार्मोन है वो किस पार्ट पे काम करके वाटर को निकालता है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर। अब देखिए ये किडनी का पार्ट आपको दिख रहा है, मुझे सबसे पहला ये जो दिख रहा है बच्चों, मुझे तो रीनल आर्टरी दिख रही है, ठीक, और दूसरा वाला आप देख सकते हैं ये आपका पेल्विस है,
ठीक, रीनल पेल्विस, और तीसरा जो यहाँ से निकल रहा है ये यूरेटर है, जो आपकी यूरिन जहाँ से निकलती है। तो क्या आंसर आ गया, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस और यूरेटर। और वैसे भी किडनी को इस पूरे स्ट्रक्चर को देखने पे आपको ये बीन शेप्ड दिख रही है, और बाकी स्ट्रक्चर आप देखते हैं रीनल कॉलम से बटनी है, ये कैलाइसिस दिया हुआ है, ये मेडला दिया हुआ है। तो थर्ड आंसर। अब देखिए विच एनिमल्स आर यूरिकोटेलिक। आपको पता है सपोज दैट ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर इसने अमोनिया निकाला तो इसका नाम अमोनोटेलिक, अगर इसने यूरिया निकाला तो यूरियोटेलिक, अगर इसने यूरिक एसिड निकाला तो इस यूरिकोटेलिक। इसका मतलब बच्चों यूरिकोटेलिक और कुछ नहीं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड निकालते हैं, और ये होते हैं मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। जो जितना टॉक्सिक होता है उसको रिमूव करने के लिए शरीर से उतने ही पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर अमोनिया निकाल रहा है तो सबसे मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया होता है, तो इसमें मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत होती है, और यूरिया में थोड़ा कम वाटर, और इसमें सबसे कम वाटर की ज़रूरत होती है निकालने के लिए। ठीक है, और यही इनकी टॉक्सिसिटी का ऑर्डर है। तो क्या बोलेंगे, इंसेक्ट और लैंड स्नेल्स हैं, बर्ड्स से रेप्टाइल्स है, इतना। इसके अलावा आप कॉकरोच, चूंकि इंसेक्ट का ही पार्ट होता है आपको पता है, और यूरिकोटेलिक होता है फ्रॉग और ह्यूमन। ठीक, और जितने भी एक्वेटिक और मरीन वाले होते हैं उनमें अमोनिया निकलता है। और ये इसलिए ऐसा है कि जिनके जो लेस हैबिटेट वाले, पानी वाले हैबिटेट में रहते हैं, वहाँ पानी की पहले से कमी है, तो शरीर, ये बॉडी कभी नहीं चाहेगी कि पानी का ज़्यादा लॉस हो, इसीलिए उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। फोर्थ आंसर। अब देखिए ये आपका दिखाई दे रहा है मुझे एफरेंट आर्ट्रियोल, ये मुझे इफरेंट आर्ट्रियोल दिख रहा है, ये मुझे बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है, और ये मुझे पीसीटी दिख रहा है। कुछ नहीं सर, तो पहला तो एफरेंट आर्ट्रियोल ठीक है, दूसरा एफरेंट आर्ट्रियोल ठीक है, ये मुझे पहला ऑप्शन मिल गया। सी वाला पीसीटी नहीं है, गलत है। बी वाला एफरेंट आर्ट्रियोल तो है, लेकिन सी डी पीसीटी नहीं है, और ए वाला पीसीटी नहीं है, और डी वाला एफरेंट आर्ट्रियोल नहीं है। तो मुझे पहला आंसर दिख रहा है। लिखा एडीएच और वैसोप्रेसिनिस, कुछ नहीं, ये वो हार्मोन है। अब देखिए एक होता है रिलीज का टर्म और एक होता है सिक्रीट का टर्म। देखिए किसी कोई जगह है, यहाँ से कोई केमिकल बाहर पास आउट हो, उसको हम बोल सकते हैं रिलीज। ठीक, लेकिन अगर ये जो प्लेस है ये कोई सेल हो या कोई ग्लैंड हो या कोई टिश्यू हो, यहाँ से कोई केमिकल बाहर निकले, तो इसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। मतलब सिक्रीशन जो है वो एक प्रकार का रिलीज ही है। तो यहाँ पर सिक्रीट लिखा हो चाहे रिलीज हो, दोनों ही ठीक होगा। और आपको पता कि एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट। आपको पता है कि जितने भी डायूरेसिस को प्रिवेंट करने वाले हार्मोन होते हैं वो कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और ये जीएफआर को बढ़ाते हैं। ये तो ठीक दिख रहा है। हार्मोन सीक्रेट बाय पिट्यूटरी दैट प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट, ये आपका डीसीटी ही है, ये सही है। तो मैंने क्या बताया, रिलीज जो है एक जनरल टर्म है, और उसका एक स्पेसिफिक टर्म है सिक्रीशन। अगर कोई सेल, कोई टिश्यू, कोई ग्लैंड कोई केमिकल रिलीज करती है तो उसको बोलते हैं सिक्रीशन, लेकिन ये रिलीज ही है एक टाइप का। दैट इज फोर्थ आंसर, ये हार्मोन है भाई। अब देखिए वी आर फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूरिया प्रोडक्शन। आपको मालूम था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो अमोनिया और CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, ये आपका जाएगा पोर्टल सिस्टम के थ्रू, किसमें, लीवर में। इसीलिए पोर्टल सिस्टम पाया जाता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके ब्लड में न जा करके सीधे जाता है लीवर में। यहाँ चलती है ऑर्निथिन साइकिल, क्या बनता है सर, यूरिया, और यहाँ से निकलती है हिपैटिक वेन, इससे यूरिया निकल करके आता है किसमें, वेना केवा में या इम्प्योर ब्लड के अंदर। ठीक, तो यूरिया कहाँ बना, आपके लीवर में, और फिर ये बना यूरिया लीवर में, लेकिन निकले कहाँ से, किडनी के थ्रू। तो देखिए अब कहते हैं ट्रू फॉर एक्सक्रीशन इन बॉडी, तो कहते हैं अमोनिया, अमोनिया नहीं सर, अमोनिया यूरिया इन लीवर, ये तो ठीक है। और लिखा ब्लड फिल्टर्ड एक्सक्रीट आउट बाय किडनी, यही ठीक है। अब देखिए यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं सर, अमोनिया ठीक है, यूरिया इन किडनी नहीं सर, यूरिया लीवर ये तो ठीक है। अब देखिए जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है किडनी उसे ब्लड से रिमूव करती है बाहर की तरफ डिस्चार्ज से यूरिन के माध्यम से, तो ये कहने फिल्टर तो ठीक है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये रिमूव बाय ब्लड होगा भाई। हम ब्लड में क्यों एब्जॉर्ब कराएंगे, ये शरीर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये गलत है भाई। इससे पहला आंसर सही, अमोनिया बनता है यूरिया में, लीवर बन जाता है, यूरिया बनता है लीवर में और ब्लड से फिल्टर्ड होता है किडनी से, फर्स्ट आंसर। अब लिखा विद द फॉलोइंग ट्रू फॉर अबाउट ह्यूमन किडनी। आपको मतलब किडनी रेडिश ब्राउन है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर ठीक है। किडनी का वेट अगर हम कहें तो 120 से 170 ग्राम है, और हम हाई लेंथ की बात करें 10 से 12, चौड़ाई की बात करें 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस 2-3, बिल्कुल ठीक। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है 1 पेयर किडनी, वे हैव ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड पेल्विस, बिल्कुल ठीक है। ये पेल्विस क्या चीज़ है, ये पेल्विस यही चीज़ है। और हर एक किडनी में 1 मिलियन आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये आपकी किताब में लिखा है। तो ये तीनों सही है, फोर्थ आंसर।
लिखा हुआ था फॉलोइंग लेयर इन्वॉल्व ड्यूरिंग, कुछ नहीं, आपको पता है ये रहा बोमन्स कैप्सूल, यहाँ से आई एफरेंट आर्टरियोल, दैट इज एक प्रकार की ब्लड वेसल, और आपको मालूम था कि ब्लड वेसल्स में होता है सिंपल स्क्वैमस, इसी को आप एंडोथीलियम भी कह देते हो। क्या कहते हो? एंडोथीलियम। तो यहाँ से ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी ऐसे बनी, तो इसका मतलब ये एक लेयर तो ये हो गई ब्लड वेसल्स की, और एक लेयर ये हो गई पोडोसाइट्स की, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्या क्या होगा? एंडोथीलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, बिल्कुल ठीक। एपिथीलियम बोमन्स कैप्सूल ये पोडोसाइट है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल ये भी ठीक है। दैट इज फोर्थ आंसर। अब लिखा ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सिक्रीशन आर इंपॉर्टेंट। आपको मालूम था कि 3 स्टेप यूरिन फॉर्मेशन के थे। कितने स्टेप थे? 3 स्टेप। पहला था क्या चीज? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा था रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हार्मफुल सब्सटेंस आपके, ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड और एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये भी ठीक है। और इंपॉर्टेंट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन, ये तो आपको पता है, ये फोर्थ आंसर। ये बुक की लाइन थी, आपको याद होनी चाहिए थी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयनिक बैलेंस को बनाना जरूरी होता है, एसिड बेस बैलेंस बनाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप थे यूरिन फॉर्मेशन में, कौन कौन से? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये 3 स्टेप था। अब देखिए इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, आपको मालूम था कि जब ये आपका बोमन्स कैप्सूल और यहाँ से आपका ये पीसीटी और उसके बाद ये रहा डिसेंडिंग लिम्ब और ये रहा असेंडिंग, ये जो डिसेंडिंग है ये वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है, और जो ये असेंडिंग है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है और वाटर के लिए इम्परमिएबल है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट के इफ्लक्स और इफ्लक्स दोनों हो सकता है, और ये एक्टिवली भी होता है और ये पैसिवली भी होता है। मतलब इस जगह पर असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट का इफ्लक्स इनफ्लक्स दोनों हो सकता है। ठीक, तो ओनली पैसिवली गलत है, ओनली एक्टिवली ये भी गलत है, एक्टिवली और पैसिवली दोनों हो सकता है भाई, थर्ड आंसर। और नो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, थर्ड आंसर। लिखा ग्लाइकोसूरियन कीटोन्यूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ फॉलोइंग, कुछ नहीं सर, डायबिटीज मेलिटस, और ये जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस ये एडीएस की वजह से होता है या वैसोप्रेसिन की वजह से होता है। एंजाइना पेक्टोरिस आपको पता है कि जब लंग्स से प्रॉपरली ब्लड हार्ट में नहीं जाता है तो वहाँ पर कंजेशन ऑफ लंग्स की बीमारी होती है, एंजाइना पेक्टोरिस। और ब्रोंकाइटिस तो आपको पता है कि ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन। तो क्या जाएगा आंसर? फोर्थ। अब लिखा स्वीट डच कंटेन, आपको मैंने बताया था कि किडनी तो आपका एक प्रिंसिपल आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, इसके अलावा आपका लंग्स भी होता है, लिवर भी होता है, स्किन भी होता है। स्किन में 2 ग्लैंड पाई जाती हैं, एक होती है स्वेट ग्लैंड और एक होती है सीबेसियस ग्लैंड। तो स्वीट ग्लैंड में जो निकलता है वो होता है स्वीट, और स्वीट में क्या क्या होता है? NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड। और इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें आपका स्टेरॉल्स होता है, वैक्स होता है और हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये तीनों सही है भाई, दैट इज फोर्थ आंसर। तो स्वीट ग्लैंड क्या निकाल, जो स्वीट ग्लैंड होती है वो निकालती है स्वीट। ये कहाँ पाई जाती है? स्किन में। ये भी एक प्रकार का एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है स्किन। फिर लिखा इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी, कुछ नहीं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो आपका ये आइटिस का टर्म लगता है ये रिगार्डिंग इन्फ्लेमेशन होता है। अभी आपने पीछे पढ़ा था ब्रोंकाइटिस, मतलब ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन, और अभी एक चीज आप पढ़ते हैं डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन में आपका इन्फ्लेमेशन। ऐसे आप पढ़ते हैं हिपेटाइटिस, लिवर में इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और किडनी फेलियर तो आपको पता है, किडनी जब प्रॉपरली वर्क ना करे। यूरेमिक का मतलब होता है ब्लड में आपकी यूरिया बढ़ जाए, और एक्यूट रीनल फेलियर मतलब कि किडनी बिल्कुल ही फेल हो चुकी है, थर्ड आंसर। लिखा पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन कितना भाई? 6 है, इसीलिए आप इसको स्लाइटली एसिडिक बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्लाइटली एसिडिक। और इसका कलर होता है पेल येलो, पेल येलो। और इसमें पिगमेंट कौन सा होता है? यूरोक्रोम, ठीक, यूरोक्रोम की वजह से ये पेल येलो होता है 6। अब देखिए डायग्राम को आपको पहचानना, ये पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मुझे दिख रहा है एक एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या दिख रहा है? ये एड्रिनल ग्लैंड। और ये मुझे दिख रहा है डॉर्सल एओर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ला रही है? हार्ट से। और ये मुझे दिख रहा है यूरेटर, और ये मुझे दिख रहा है क्या चीज़? यूरेथ्रा। और ये मुझे दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर, और ये मुझे दिख रहा है क्या? मेडुला। अब देखते हैं कौन सी मैचिंग। तो मुझे ए वाला क्या दिखा? एओर्टा। ए मुझे दिख रहा है डॉर्सल एओर्टा, ठीक, नहीं
ए वाला आपका यूरेटर है, ए यूरेटर दिख रहा है, और बी मुझे दिख रहा है एडिनल ग्लैंड, और सी दिख रहा है मुझे डार्सल एओर्टा, और डी दिख रहा है यूरेथ्रा, और ये आपका रहा ई, देन लास्ट मेडुला। तो प्यारे बच्चों थर्ड आंसर। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस साल नीट में आपके रीनीट और नीट दोनों में डायग्राम आए थे। अब डायग्राम का पैटर्न पूछा जा रहा है तो एटलीस्ट 3 से 4 सवाल डायग्राम के आपके नीट में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए हमारे सीनियर साथी और मैं खुद हर पेपर में 2, 4, 5 डायग्राम तो आपको देते ही देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। सबसे पहले अली सर, शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक और 171 से लेकर 200 तक मैंने आपके जर्नी की। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले यूट्यूब के सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।